हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट नए हमसे जुड़ रहे हैं, इसके प्रीवियस में मैंने 11 लेक्चर और ले रखे हैं, उसको जाकर वो ज़रूर देख लेंगे और इस क्लास में वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। उसके बाद वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अभी एक्चुअल में मैं सिर्फ आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सारे डायमेंशन को कवर करके सिर्फ आपके लिए इकोनॉमिक्स की समझ पैदा कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई सिलेबस पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो मैंने कहीं ना कहीं सारे सिलेबस को ही कहीं ना कहीं टच करा दिया है। सारी चीज़ें, सारे डायमेंशन आपके लिए मैंने खोल दिए हैं। जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, तो आप लोग को मैं एक बात बताऊंगा, आपको कई डायमेंशन उसके समझ में आने लगेंगे। आप उसके मैं मूल चीज़ पढ़ा रहा हूँगा तो आप एप्लीकेशन तक पहुँच जाएंगे। और मेरा पढ़ाने का ये अप्रोच भी यही था कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, आप ज़्यादा चीज़ें समझें। तो बस यही लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं अगले दिन जो है आज के लास्ट में ही मैं थोड़ा सा क्लियर करना शुरू कर दूंगा कि मैं सिलेबस को आगे कैसे ले चलूँगा। अब मैं सिलेबस की तरफ आ रहा हूँ। ये समझिए कि लास्ट लेक्चर है बेसिक के लिए। आज के बाद, आज के ही दिन से मैं क्लियर करने लगूँगा कि सिलेबस में कैसे कैसे आगे लेके चलूँगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि 1970 के दशक में आते आते जो विकसित राष्ट्र थे, 1944-45 में जब वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रेडन वुड में सम्मेलन बना। सम्मेलन में WTO 1995, लेकिन उस समय ITO की स्थापना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई थी। वो प्रॉपर मैंने आपको बताया है। IMF बना था, वर्ल्ड बैंक बना था। ये सारे इसका प्रॉपर चैनल की मदद से, वर्ल्ड बैंक और IMF की मदद से ये जो बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी इनकी पूरी इकॉनमी विकसित राष्ट्रों की विश्व युद्ध के कारण, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट गया था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब उनको सिर्फ 20 से 25-30 साल में, यानी 1970 आते आते वो लोग फुल फ्लेजेड विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन अब उनके सामने 1970 के दशक में जो है उनके सामने एक नई स्थिति, जो नई दुविधा उत्पन्न हो गई थी, जो कि इकोनॉमिक्स में सबसे ख़राब स्थिति मानी जाती है। वो संतृप्तता की स्थिति उनके यहाँ पैदा हो गई थी। संतृप्तता ऐसी बीमारी है जो इकोनॉमिक्स में फिर लाइलाज ही हो जाती है, उसका यदि कोई सही टाइम पे निवारण ना किया गया। मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, आप प्रीवियस क्लास में उसको अच्छे से जाके समझ लीजिएगा। 1970 में संतृप्तता की जब इनकी स्थिति आ गई, संतृप्तता को एक बार में मैं बताता हूँ। संतृप्तता का मतलब ये होता है कि इनके यहाँ मांग का कम हो जाना, यानी जब मांग कम हो जाएगी तो जो ये अपनी वस्तुएं उत्पादित कर रहे थे, देखिए कोई भी देश ग्रोथ तभी करता है जब वो एक अच्छा उत्पादक बनता है। उत्पादन से ही वहाँ पे लोगों के लिए आय का सृजन होता है, उत्पादन से ही उस देश का इनकम बढ़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया भी है। यानी कि किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस देश में उत्पादन बढ़े, और ये इतने ज़्यादा उत्पादन करते करते इस स्थिति में आ गए कि अब इनके यहाँ मांग कम होने लगी, मांग बिल्कुल ख़त्म सी होने लगी। तो जब ख़त्म सी होने लगी तो ये सारी चीज़ें उत्पादित करते थे, बेचें कहाँ पे? जैसे सबके पास टीबी हो जाए और ये टीबी का उत्पादन कर रहे हो, तो जब सबके पास टीबी हो जाएगा, टीबी कोई ख़रीदेगा नहीं। टीबी जब कोई ख़रीदेगा नहीं तो फिर कोई फर्जी में टीबी को नहीं बनाएगा, और जब नहीं बनाएगा तो वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो कंपनी लगा के बैठा है उसका ख़त्म हो जाएगा। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मांग और कम होती चली जाएगी। इसको मैं प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताया हूँ। तो मैं पूरा मतलब मैं आपको एक लिंक कर रहा हूँ। तो संतृप्तता की स्थिति उन लोगों के यहाँ आ गई थी। अब उनके लिए यह ज़रूरी था कि वो कहीं जाकर बाहर, जैसे अमेरिका का केस ले लें, तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि अब वो नई कोई मार्केट खोजें जहाँ पे मांग हो, तो अपनी वस्तुओं को ले जाकर वहीं जाके बनाएं, वहीं बेचें, तब उनके लिए एक आय का सृजन हो।
तो क्या ये यूरोप में जा सकते थे? यूरोप में नहीं जा सकते थे, क्योंकि यूरोप भी तो इन्हीं के साथ जो है वही स्थिति वहाँ भी थी, वहाँ भी संतृप्तता की स्थिति थी। तो क्या ये अफ्रीका चले जाते? अफ्रीका के लोग ऐसे इतने पिछड़े लोग थे कि वो इन सारी चीज़ों को तो दूसरे गोले की जैसी चीज़ मानते, वो मतलब थोड़ी भी मांग नहीं करते, वो सिर्फ पेट तक सीमित थे कि किसी तरह उनको खाने को मिल जाए। उनकी बहुत पुअर स्थिति थी, तो उनके लिए तो बिल्कुल, तो उनको एक ऐसे मार्केट की ज़रूरत थी जैसे उनको एक इंडिया समझ में आया और दूसरा चाइना। चाइना चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे सारी चीज़ें इतने आसानी से नहीं हो सकती थी। अब उनकी नज़र जो है इंडिया के ऊपर गई। लेकिन ये टाइम था 1970 में। पीटी नेहरू साहब ने उस टाइम हमारे देश की जो पॉलिसी बनाई थी उसमें ये था कि नो एफडीआई की पॉलिसी थी, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर उत्पादन नहीं कर सकती है। चूँकि वो यदि आकर उत्पादन करती तो हमारे जो रोज़गार थे छोटे मोटे वो सारे नष्ट हो जाते। इसलिए पीटी नेहरू साहब का ये करना बहुत ठीक था कि नो एफडीआई की पॉलिसी उस टाइम थी। हमारी पॉलिसी उस टाइम ऋण की पॉलिसी थी, हम लोग ऋण लेते थे वर्ल्ड बैंक से और उसके ब्याज पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उत्पादन का काम करके हम अपने देश को तरक्की पे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारी भी कुछ नीतियों की वजह से, मैं उसको आज ही क्लास में बताऊंगा कि क्या ऐसी नीतियां थी कि जिससे हम 1991 में हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई। उस टाइम हमारे पास $1 बिलियन के बराबर ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, जो कि 11 दिन के आयात के लिए ही पर्याप्त था। तब हम लोगों ने गोल्ड को गिरवी रखकर IMF से लोन लिया, विदेशी बैंकों से लोन लिया, तब हम लोगों ने अपना आयात कर पाए। चूँकि हम आयात को रोक नहीं सकते, इसलिए कि हम क्या क्रूड ऑयल को रोक सकते हैं? अगर क्रूड ऑयल रुक जाएगा तो हमारा यातायात, हमारे पूरा जो है इकॉनमी कोलैप्स होने की आ जाएगी, मतलब हमारा देश रुक जाएगा, देश की गति रुक जाएगी। कोयले को हम नहीं रोक सकते, कोयला का बहुत बड़ा हम आयातक देश हैं। कोयले को इसलिए नहीं रोक सकते कि सारी बिजली, सारी इंडस्ट्री उसी से चलती हैं, तो उसको भी नहीं रोक सकते। तो हमारे पास सारी लिमिटेशन थी, तो अब हम लोगों ने लोन लेके जो है अपना काम किया। तो हमारी भी स्थिति कमोबेश कुछ नीतियों की वजह से गड़बड़ हो गई थी। अब आप समझिए कि 1970 में अब ये लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसा मार्केट जहाँ पे ये जाके अपना काम कर सकते। तो एफडीआई जब भारत के बाहर आते हैं तो इनको जो दिखता है नो एफडीआई का बोर्ड लगा, तो ये और दुखी हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है निर्यात, लेकिन भारत में जो आयात है वो बैन नहीं था, तो इन्होंने अपने देश में बनाकर भारत में लाके निर्यात करना शुरू किया। तो इनके यहाँ की जो वस्तुएं थी बहुत अच्छी गुणवत्ता की थी और बहुत कम कीमत की, तो भारतीय बाज़ार में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी, जिससे हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे। तो अब भारत सरकार ने ये लेके आते थे सस्ता, लेकिन इसके ऊपर सीमा शुल्क लगाने का जो पावर है वो भारत सरकार के पास है। तो ये 3 रुपये की वस्तु पर कभी कभी 100 रुपये का सीमा शुल्क लगा देने से इनकी वस्तुएं महंगी हो जाती थी, जो यहाँ की गरीब जनता थी उनकी पहुँच से दूर हो जाती थी, जिससे हमारे देश के उद्योग धंधे मजबूत हो पा रहे थे। अब हम लोग का टाइम आ गया था 1991। ये मतलब कि 80 के दशक के लास्ट में, 80 के दशक के लास्ट में, सॉरी 80 नहीं 90 के दशक के लास्ट में जो है तकरीबन 1989 के आसपास इन लोगों ने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने ऐसा कहा कि वैश्वीकरण यानी कि जो विश्व है पूरा, इसी को एक अपना राष्ट्र समझा जाए, पूरा विश्व एक राष्ट्र की तरह समझा जाए। इसमें पूंजी, तकनीकी, श्रम, पूंजी, तकनीक, श्रम और जो है सेवा, श्रम और सेवा को ज़्यादातर एक ही उसमें ले लेते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे श्रम और सेवा एक में ही रहता है, तो आप एक में भी ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वस्तु, ये 5 चीज़ों का फ्लो जो है बिना रोक टोक के मूवमेंट हो। जैसे हमारे देश यानी अमेरिका से भारत आ सके, भारत से अमेरिका जा सके बिना रोक टोक के। तो
वैश्वीकरण की ये परिकल्पना थी कि फ्री मोमेंट्स ऑफ गुड, और ये सारी चीज़ें पूंजी, तकनीक, श्रम, सेवा, इन सारी चीज़ों का फ्री मूवमेंट हो। मतलब एक पूरे विश्व को एक राष्ट्र समझा जाए और सारी चीज़ें एकदम से फ्लो में हों और बिना रोक टोक के हों। तो इससे जो है सारे देश की तरक्की इसी पर डिपेंड है। तो भारत ने कहा, जब ये इन लोगों, चूँकि इनके लिए सर्वाइवल की दिक्कत थी, तो ये इस स्थिति में थे कि ये इनकी इकॉनमी बिल्कुल डेड पोजीशन पे थी। तो इनको एक ऑप्शन यही था कि ये वैश्वीकरण का स्लोगन देते और किसी तरह से मौका निकालते। तो ऐसा नहीं था कि इन्हीं को इस चीज़ की डिमांड थी। वो टाइम ऐसा आ गया था 1990-91 का कि हमारी भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको भी कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट जो है अच्छी लगने लगी थी। लेकिन चूँकि टर्म एंड कंडीशन तय करना था, तो हम अपने हिसाब से तय करें कि इनके हिसाब से तय हो जाएं, तो इसलिए केवल बार्गेनिंग चल रहा था। तो भारत ने इनसे कहा, विकसित राष्ट्रों से, कि ये सब आप लोगों का खेल है, आप अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो ये फॉरेनर यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं, इन्होंने भारत से कहा ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा नो डाउट मेरा भी है इसमें, क्योंकि मेरा तो सर्वाइवल का है, मेरा भी फ़ायदा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिजनेस आदमी तभी करता है तो फ़ायदे के लिए ही करता है, नुकसान के लिए कोई फ़ायदा, नुकसान के लिए कोई बिजनेस नहीं करता। लेकिन आपका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्री मूवमेंट जब होगा पूंजी का, आपके पास पूंजी नहीं है, इस चीज़ का फ्री मूवमेंट होगा, आपके पास पूंजी हो जाएगी। आपके पास तकनीक नहीं है, तकनीक का फ्री मूवमेंट होगा तो आपके पास तकनीक हो जाएगी। इसी दो चीज़ की तो आपको दिक्कत है। ये दो चीज़ जब सही हो जाएगी तब आप जो है आप भी फुल फ्लेजेड में आ जाएंगे, आपकी जो विकास दर है और तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो भारत को भी ये कहीं ना कहीं समझ में आया, और भारत ने भी, चूँकि भारत की भी तो समस्या आपको मैं बता चुका हूँ कि भारत की क्या दिक्कत थी। भारत की पूंजी, भारत का जो इकॉनमी था वो भी कोलैप्स हो गया था। इसके पास भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार, जब यहाँ पूंजी यानी FDI विदेश से आता तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता। तकनीक, जो हमारे यहाँ की गुणवत्ता खराब थी उद्योग धंधों की, जब तकनीक आएगी तो हमारी भी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, चूँकि वहीं विदेश से तकनीक आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण था और उनके लिए भी महत्वपूर्ण था। रियल मायने में ये वैश्वीकरण ये सबके लिए महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं होता ही है। होता इसलिए है कि हर देश में किसी न किसी चीज़ का अभाव होता है और किसी न किसी चीज़ का सरप्लस होता है। तो सरप्लस है तो आप देश से बाहर निर्यात करिए, और अगर आपके यहाँ कमी है तो दूसरे देशों से जाके आयात करिए। ये चीज़ होता है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भारत देश से जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत क्यों होता है। क्योंकि सारे देश को जो है हमारे इतने बड़े मार्केट की ज़रूरत है। पहले हमारे जो जनसंख्या थी इसको सब जो है अभिशाप कहते थे, लेकिन अब लोगों को ये पता चला है कि जनसंख्या हर केस में ख़राब नहीं होती है, कुछ चीज़ों में अच्छी भी होती है। इकोनॉमिक्स में जनसंख्या का विशेष महत्व है। जनसंख्या इकोनॉमिक्स के लिए कहीं ना कहीं ख़राब है तो कहीं अच्छी है। इकोनॉमिक्स कहीं भी स्टेबल नहीं रहता है। ये कोई किसी चीज़, जैसे भारत के लिए जनसंख्या ख़राब हो सकती है लेकिन औरों के लिए अच्छी हो सकती है, यानी किसी केस में अच्छा होगा जनसंख्या और किसी केस में ख़राब होगा। इसके दोनों डायमेंशन हैं। अब आप देखते होंगे कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। लोग उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर होते हैं। पीछे पीछे चलने को उनके पीछे कोई मजबूर नहीं है। ये हमारी जो मार्केट है, इस मार्केट की लालच में लोग, जितने लालची लोग हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो सब लालची हैं मार्केट को लेकर। तो मार्केट को लेकर जो लालची लोग हैं वो उस मार्केट के लिए इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के ये जो है चीफ हैं, उस मार्केट के मालिक हैं। तो इसलिए उस मालिक के पीछे चल रहे हैं जो उनके पीछे मार्केट दिख रही है। यदि मार्केट नहीं होता, आप सोचें कि जब
हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो यही अमेरिका है जो आज हमारे मोदी जी का भव्य स्वागत करता है। ये कभी हमारे पीछे युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़ा था, हमारे साथ जो है रशिया आया था। देखिए, देश कोई एक दूसरे का मित्र नहीं है, वो तभी तक आपके मित्र हैं जब तक उनका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी उस देश से ज़्यादा हो रही है, यानी व्यापार जब तक हो रहा है, व्यापार का ही संबंध होता है। ये सब टोटली कॉमर्शियल लोग हैं, हम लोग थोड़ा भावनात्मक हैं। मैंने सुना है कि जैसे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं तो किसी देश को हम अपना मित्र समझ लेते हैं। मित्र कोई देश किसी देश का होता नहीं है, केवल जिससे जितना अच्छा व्यापार होता है वही वो उस देश का उतना अच्छा मित्र होता है। हम लोग एक बार फिर से आपको अपनी इकॉनमी का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझा देते हैं 1947 से। आप देखते होंगे कि 1977 में हमारे पास वो मौका था कि जब हम ये 1991 में जब ओपन इकॉनमी अपनाए तो हमारे पास 1977 में एक मौका आया था जब हम लोग ओपन इकॉनमी की तरफ जा सकते थे। 1978 में चाइना ने ही अपने यहाँ रिफॉर्म किया था, जो है अर्थ उस पर पटल पर उसने ओपन इकॉनमी किया था। अगर वही टाइम हमारे लिए सबसे एप्रोप्रिएट था, हमारी जीडीपी 1977 में हम लोग चाइना से डोमिनेट करते थे। अगर उस टाइम हमारा जो है आर्थिक जो रिफॉर्म था अगर हुआ होता तो हम लोग बहुत आगे हो गए होते। अब थोड़ा सा मैं उसी को एक बैकग्राउंड समझा देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे अब सिलेबस में आऊँगा। देखिए 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। आज़ादी के तत्पश्चात बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। जैसे हमारा पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को कंपनसेशन के रूप में हमें तकरीबन 56 करोड़ रुपया देना पड़ा। उस टाइम 56 करोड़ बहुत बड़ा था। तो एक तो हमारे ऊपर ये भी झटका लगा, और हम लोग उस समय स्टेबल हो रहे थे, वो मेरे ऊपर था झटका। और उसी टाइम अकाल भी पड़ा, जिससे भुखमरी की भी स्थिति शुरू हो गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब 1950 में हमारा देश स्टेबल हुआ, तब जो है पहला पंचवर्षीय योजना आयोग ने प्लान किया कि अब हम अपने देश का विकास कैसे करें। तो चूँकि 1 ईयर प्लान नहीं बनाया जा सकता था इतने बड़े देश को मैनेज करने के लिए, चूँकि एक वर्ष में कुछ होता नहीं, तो इसलिए पंचवर्षीय योजना आई। तो 5 वर्ष का प्लान बना। तो 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना ये लाई गई। इसमें हेराल्ड डॉमर मॉडल जो आया उसके उनकी मतलब कि उनका जो वो था प्लान था, उस प्लान पे आधारित था। और उनका प्लान ये था कृषि आधारित था। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसके पहले जो है अकाल पड़ा है, तो कृषि की ही बात होगी, तो कृषि को आधारित था। लेकिन इसका जो अगला पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961 तक, इसमें पीटी नेहरू के एक मित्र थे महालनोबिस। उनको ये जिम्मेदारी दी पीटी नेहरू साहब ने कि भारी उद्योग बिना लगाए देश की तरक्की नहीं हो सकती है। तो महालनोबिस साहब ने जो है रसिया से ये मॉडल अपना वहाँ की स्टडी करके निकाला, और फिर उन्होंने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी, भारी उद्योग को। अब आप समझिए कि पीटी नेहरू साहब इतने विजनरी आदमी थे कि उस टाइम जो है इन्होंने घूम घूम के पूरे देश में क्षेत्रीय असमानता ना हो, इसलिए इन्होंने पूरे देश में घूम घूम के इंडस्ट्री लगाई। आप देखते होंगे कि हर स्टेट में इन्होंने समान रूप से वितरित किया उद्योग को। वो इसलिए किया कि जो आज दिक्कत है उसको उन्होंने पहले ही भांप लिया था, और जो क्षेत्रीय असमानता ना हो। जैसे आप देख रहे हैं कि आज गोवा कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है, तो ये क्षेत्रीय असमानता ना हो, इस कारण इतने विजनरी आदमी थे, इन्होंने भारी उद्योग, वो भी क्षेत्रीय असमानता ना हो, इसलिए इन्होंने घूम घूम के पूरे भारत में लगाया। उसके बाद टाइम आता है 1961 से ये 66 का। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इस टाइम हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब
61 से 62 66 में आप देख रहे होंगे कि 1962 भी पड़ रहा है। 62 में चाइना से वार हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर 65 में हमारा पाकिस्तान से वार हो गया, पाकिस्तान से। उसके बाद 66 67 में हमारे यहाँ बहुत अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या स्थिति थी हमारी, यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से आए। उसके बाद 62 में चाइना से युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 66 67 में जो है हमारे यहाँ ये अकाल पड़ गया। उसके बाद 71 में फिर से पाकिस्तान से युद्ध, फिर जो है हमारे यहाँ 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इसमें आपने देखा होगा इमरजेंसी आपात लगाना पड़ा, तो ये राजनीतिक स्थिरता का टाइम आ गया। फिर मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलकर गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें कुछ दम नहीं रहता है। जबकि मोरारजी देसाई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको उस टाइम ये टाइम था कि वो कुछ अच्छा कर सकते थे। आप देख रहे होंगे कि 1978 में चाइना ने रिफॉर्म किया था और हमारी जीडीपी उस टाइम चाइना से कहीं डोमिनेट करती थी, लेकिन उनके यहाँ एक अच्छा प्लान हुआ, वो लोग बहुत आगे चले गए। हमारे यहाँ सिर्फ राजनीति हुई कुर्सी के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग अच्छा चले थे 61 तक। जब 62 का युद्ध आया तब से हम लोग फाल करना शुरू किए। फिर बीच में हम लोग राजनीतिक लालचपन के शिकार होते चले गए। उसके बाद फिर जो है ये मोरारजी देसाई 3 वर्ष तक जो है चला पाए थे सरकार। उसके बाद उनकी सरकार ख़त्म हो गई, उन्होंने नोटबंदी वगैरह इसी में किया था। उसके बाद फिर जो है इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर 84 आ जाता है, 84 में राजीव गांधी 89 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। ये बहुत ही फेलियर प्रधानमंत्री थे, ये सिर्फ इमोशनल आदमी थे और इनको भारत की इकॉनमी में इनको थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। ये विदेश से ही पढ़ के आए थे और सारी चीज़ें विदेशी ही जानते थे, तो इनको ये एकदम फेल थे। कुछ भी इस टाइम आप देख रहे होंगे कि 61 से लेकर 89 तक बिल्कुल से फाल होता गया। सिर्फ एक काम उस टाइम अच्छा हुआ था कि इंदिरा गांधी ने ज़रूर राजनीतिक कुछ फ़ायदे किए होंगे जो जियो पॉलिटिक्स में, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे वो बिल्कुल फेलियर रही। सिर्फ एक इसमें एक पंचवर्षीय योजना जो है इसमें फ़ायदे की रही, जो कृषि क्रांति हुई, हरित क्रांति, सिर्फ वही एक इस बीच में जो है कुछ फ़ायदे का रहा, बाकी सब 89 तक बर्बाद रहा। उसके बाद आता है टाइम, चूँकि हम लोगों की इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। फिर आते हैं ये नरसिम्हा राव साहब, ये प्रधानमंत्री बनते हैं और चूँकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अब उनको कुछ ना कुछ बड़ा इनिशिएटिव लेना था। अच्छा, वो बड़े मजबूत सोच के आदमी भी थे और उनको एक उनके पालनहार मिल गए मनमोहन सिंह साहब, जो कि बहुत बुद्धिमान आदमी, बड़े बुद्धिजीवी आदमी। वो सारी पॉलिसी वही कर रहे थे जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, उसी को तोड़ रहे थे। उसके अगेंस्ट एक जो है पूरा रिफॉर्म उन्होंने किया 1991 में। उसके बाद सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे सिलेबस में पढ़ाऊँगा। ये मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे दिया कि हमारी इकॉनमी कैसे कैसे थी, हम लोग का कहाँ कहाँ पे लूज रहा, जिस कारण से हम लोग चाइना से पिछड़ते चले गए और चाइना एकदम फाइटर प्लेन की तरह एकदम से उड़ता हुआ आगे चला गया। अब मैं आप लोगों को सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। मैं आपको बता दूं कि 10 टॉपिक हैं मेंस में, जिसमें से मैं जो लिंक टॉपिक हैं मैं उनको एक साथ लेके चलूँगा और मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ने का तरीका बताता हूँ, आप लोगों को कैसे पढ़ना है। अब आप देखें, मैं लिख लिया हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसमें आपको कंसंट्रेट करके सुनना है मैं जो बोलूँगा। अब चूँकि गंभीरता की पढ़ाई होगी, मैंने जो
चीज़ें आपको बताई। अभी एक टॉपिक मेरा बचा है जिसको मैं थोड़ा सा बेसिक अभी मुझे बताना है, मैं उसको आज ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आप ये समझें कि पहले आपको सुनना है, जो मैं बताऊंगा उसको आप आराम से कंसंट्रेट होके सुनेंगे, ठीक है। लिखना नहीं है उस टाइम, आपको लिखेंगे तो अब फिर आपका डाइवर्जन होगा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। फिर दूसरा आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ दो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। एक एनसीईआरटी की बुक जो है 11th की एनसीईआरटी की बुक, ये हमारे पास मैंने आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपको बुक पढ़ना है, ये आप देख लें, ठीक है। ये आपको बुक पढ़ना है, ये एनसीईआरटी की एक बुक है, इसको आपको पढ़ना है। अब उसके बाद जो है, पहले आप इस बुक को पढ़ लेंगे। देखिए पहले काम क्या है, आपको हमारा लेक्चर सुनना है। जैसे मैंने एक लेक्चर आपको दिया तो आपको उसको अच्छे से सुनना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुकें, और उसके बाद तत्पश्चात ये एक बुक है, थोड़ा मोटी बुक है ये मिश्रा एंड पुरी की बुक है, वीके पुरी, एसके मिश्रा। ये बहुत अच्छी बुक है। बहुत सारी बुकें लोग बताते हैं, लेकिन मैं यही बुक आपको बताऊंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, बीके मिश्रा, एसके पुरी, मिश्रा एंड पुरी की, ठीक है। इसका लेटेस्ट एडिशन जो आता है वो जून के लास्ट या जून महीने में आता है। क्योंकि जो बजट और आर्थिक समीक्षा का जो डिटेल इसमें बजट वगैरह आता है, उसका एनालिसिस भी ये देते हैं, तो जून महीने में ही इनका आता है। तो आप प्रयास करें कि लेटेस्ट एडिशन मिले। तो एक इसमें आप मेंशन कर लें, मिश्रा एंड पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये दो बुक हैं, ठीक है, ये दो बुकें हैं। और मैं खुद से जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, यदि आप लोग चाहेंगे तो आप जो है व्हाट्सएप पे मेरा नंबर लिख लें। मेरा नंबर ये है 9452075270। इस पे आप कॉल करके, चूँकि नोट्स की बारी थोड़ा लेट आएगी, जब आप चाहें तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा जब आपकी इच्छा होगी। तो इस नंबर पे आप जो है हमको कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद लिखना है। आप ये यदि सोच रहे हैं कि मैं आपको यहाँ क्लास में बोल के लिखाऊंगा, तो ये घिसा पिटा तरीका कहीं भी फिट नहीं बैठता है। आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा दें, उसको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करें। जैसे होता है बलून होता है, उसको आप जितना उसमें हवा डालेंगे उतना फैलता है, उसी तरह ये मस्तिष्क है, जितना इसको एक्सरसाइज कराएंगे उतना इसका विकास होगा। यदि सारी चीज़ें बोल के लिखाने से ही हो जाती तो मुझे लगता है कि सारे लोग कहीं ना कहीं अधिकारी बन के बैठे होते। ये ज़रूरी है कि आपको इसी चीज़ पे एक्सरसाइज करना है। आप इन सारी चीज़ों से आप क्वेश्चन आंसर देखें, क्वेश्चन आंसर देख के ये सारी स्टडी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसको मैं जो लेक्चर दूंगा, लेक्चर आप समझेंगे, उसके बाद ये बुक पढ़नी आपके लिए आसान होगी। और बुक का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। 100% कोई नहीं करा सकता है, और मैं भी नहीं करा पाऊँगा। तो इसमें यह है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एंड पुरी की आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको पढ़ने तब समझ में आएगा जब मेरा ये लेक्चर आप प्रॉपर लेंगे, तब आप इस बुक को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखने का काम करेंगे। अगर यदि आप हमारे क्लास को सेकंड टाइम देखने जाते हैं और लिखते हैं तो फ्लो चार्ट में लिखिए। आप विस्तृत पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते ना जाइए। डिस्क्रिप्शन आप आंसर राइटिंग जब करिए तो उसमें लिखिए। लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हों तो फ्लो चार्ट में ऐसे टॉपिक लिख दिया,
मान लीजिए कोई टॉपिक लिखा फिर फ्लो चार्ट में। ऐसे लिखने से क्या होता है कि जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो बहुत आसानी होती है और उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। जब आप पूरा का गीता भागवत लिख दिए हैं तब आपको जो है पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और वो पढ़ भी नहीं पाता आदमी, फिर लिखा रखा उसको चूहे खा जाते हैं। तो ऐसा ना करें आप। मेरा अपना तरीका है, आपका क्या है, चूँकि इसमें सबका अपना तरीका होता है। जो मुझे पता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं वो आपको बता दी। फिर लिखना है आपको, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेस्ट कर पाएंगे। और लिखने का काम आपको खुद से ही करना है और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मेरे लेक्चर से आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपका कॉग्निटिव विजडम, एक अच्छी सोच आपकी विकसित हो जाएगी। और उसके बाद आपको, चूँकि लिखना तो आपको ही है, क्लास में मैं लिखाने की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। देखिए, मैं निवेश मॉडल और उदारीकरण, ये 2 टॉपिक हैं मेंस के। मैं इन दोनों को एक साथ लेकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं इन दोनों, चूँकि एक दूसरे से, देखिए क्या होता है कि इन दोनों से कभी इससे एक क्वेश्चन पूछता है या कभी इससे एक क्वेश्चन मेंस में पूछता है और कभी दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं और दोनों 2 अलग टॉपिक ज़रूर हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए मैं दोनों को मिलाकर ही पढ़ाऊँगा। तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आप देखें कि निवेश के लिए घरेलू पूंजी और दूसरा विदेशी पूंजी, 2 तरीके हैं निवेश के। विदेशी पूंजी, घरेलू पूंजी के लिए 2 मशीन मैंने बताया था, एक बैंक है और दूसरा है कंपनी, ठीक है। और इसमें है, पहला है ऋण, कि ऋण लेकर हम विदेशी पूंजी यूज कर लें, और दूसरा है एफडीआई, जो अभी आपको हम थोड़ा थोड़ा एक झलक दिखाएं इसके पहले क्लास में, थोड़ा बड़ा एफडीआई। इसके बारे में इतना डिटेल बताऊंगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। इतना आप संतुष्ट कर दूंगा तब ये क्लास में इकोनॉमिक्स की बंद करूंगा, सारे क्वेश्चन डिटेल में कराने के बाद। फिर कोई मैं नया सब्जेक्ट लेके पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने सोच रखा है कि मैं आगे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसे ही इसी अंदाज में। अब बैंक एक है मशीन, दूसरी कंपनी। तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा, कंपनी। अब आप सोचिए, मैं कंपनी से शुरू करूँगा, फिर मैं जाऊँगा शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट। फिर उसके बाद हम इधर जाएंगे, ठीक है, एफडीआई में। इसका दूसरा फिर पढ़ाएंगे एफपीआई, फिर क्यूएफआई, फिर मैं क्यूएफआई पढ़ाऊँगा, फिर मैं एफआईआई पढ़ाऊँगा, फिर मैं वर्ल्ड इकोनॉमी का एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा। वर्ल्ड इकोनॉमी दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी का एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद मैं फिर निवेश मॉडल पढ़ाऊँगा, ठीक है, निवेश मॉडल। इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट होगा पढ़ाने का। मैं पहले कंपनी शुरू करूंगा, बैंक तो अलग से टॉपिक ही है पीटी का, इसमें ये मेंस में नहीं आता है, ये पीटी का टॉपिक है, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। कंपनी, फिर शेयर मार्केट जाऊंगा, फिर इधर एफडीआई एफपीआई पे जाऊंगा, क्यूएफआई एफआईआई बताऊंगा, वर्ल्ड इकोनॉमी का एप्लीकेशन समझाऊंगा, उसके बाद फिर निवेश मॉडल पे आऊँगा। ये मेरा जो ये तरीका होगा पढ़ाने का आप लोगों को। इसको मैं शुरू करूँगा कल से, ठीक है। और एक टॉपिक थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिक में बता दूं। उदारीकरण जो है, यानी कि जो लिबरलाइजेशन है यानी उदारीकरण, मैं इसको थोड़ा सा, इसका बेसिक है कुछ, मैं उसको बता दूं। उसके बाद मैं ये क्लास ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट डे से मैं
इन सारी चीज़ों पे आना शुरू होगा, यानी कि सिलेबस की चर्चा फिर शुरू होगी। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उदारीकरण का जो है बेसिक बताता हूँ। उदारीकरण कहाँ से आता है? इसमें आपने देखा कि जो विदेशी जो मतलब कि विदेश के लोग थे, जो अमेरिका हो गया, यूरोपियन विकसित राष्ट्र, यानी कि उनकी जो समस्याएं आप देख रहे थे कि वो हमारे बॉर्डर पे आते थे, लेकिन यहाँ पे दिखता था कि नो एफडीआई, यानी कि उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं थी। तो सरकार ने 1991 में ओपन इकॉनमी अपनाई, यानी कि एफडीआई के लिए सारे गेट जो है खोल दिए, और जो उनके ऊपर सीमा शुल्क हम लोग बहुत बढ़ा कर लगाते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। वो कैसे ख़त्म हुई? अब इसका एक आता है एलपीजी मॉडल। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। ये पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। अब आप एक एक चीज़ समझें कि किस तरह से हम लोगों ने, हमारी जो नीति हुई वो उदार हुई, वैश्वीकरण को लेकर, निजीकरण को लेकर। वैश्वीकरण आप देख रहे होंगे कि जो विदेशी लोग, यानी विदेशी जो विकसित राष्ट्र हैं, वो हमारे देश में आते थे, आने का प्रयास करते थे, लेकिन हम लोगों ने उनको बैन कर रखा था। फिर हम लोगों ने 1991 में उनके लिए जो है उदार नीति अपनाते हुए, हमारी भी ज़रूरत थी, लेकिन हम लोगों ने उदार नीति अपनाते हुए उनको आने का मौका दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वैश्वीकरण के लिए जो है, वैश्वीकरण मैंने आपको पहले भी बताया था भी, तो इसमें हम लोगों ने इनके लिए भी काफ़ी उदार हो गए। अब निजी क्षेत्र के लिए उदार होने से तात्पर्य मेरा ये है कि आप देखते होंगे कि हमारी जो पुराना सिस्टम था, सरकारी तंत्र, तो उसमें ये था कि आप अगर किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए सोच लें तो आपके सामने इतने लाइसेंस बनाने का, इतना जो है मतलब कि आपको एनओसी लेने का इतना झमेला हुआ करता था कि आप परेशान हो जाते थे। 6-6 महीने तक प्रोजेक्ट टल जाते थे। तो निजीकरण में ये बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जैसे आपने देखा हो कि भूमि अधिग्रहण में दिक्कत हो जाती थी। आपने अभी सुना होगा कि सिंगूर में जो है, पश्चिम बंगाल में टाटा जो है वहाँ पे नैनो प्लांट लगाने के लिए गई थी। सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण को लेकर मामला हो गया, और वहाँ पे सारी समस्याएं हो जाने के बाद उनको 1 साल गुजरात ट्रांसफ़र करने में लगा था। तो पूरी कंपनी तैयार हो गई थी, बस मैन्युफैक्चरिंग होना था, लेकिन जब भू अधिग्रहण को लेकर मामला हो गया तो फिर उनको गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन और जैसे आप जो सरकारी तंत्र था वो इतना करप्ट हो चुका था कि जैसे कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए आदमी जा रहा है तो उसका ये लोग शोषण करते थे। शोषण करने से वो यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इसलिए जो है लोग काम करने में उतना रुचि नहीं ले पाते थे। तो हर जगह राजनीति, हर जगह जो है ब्यूरोक्रेसी का जो है इन लोगों के ऊपर दबाव रहता था, तो काम नहीं हो पाता था। सरकार ने अभी जो है बहुत सारी पॉलिसी अपनाई, जैसे एकल खिड़की जो है, यानी कि सिंगल विंडो तंत्र, हाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि एकल खिड़की तंत्र। एकल खिड़की, इसमें ये होता था कि जैसे आप पहले आपको कोई काम कराना है तो आप इतने चक्कर लगाते थे कि आप परेशान हो जाते थे। अब आपको एक जगह देना है, सारा काम रेडी होकर आपको मिल जाता है। अब 2018 में हमारे जेटली साहब ने अपने उसमें भाषण में कहा था कि अब मैं इसको ऑनलाइन करने जा रहा हूँ। तब और भी आसान हो जाएगा, जब आप जो है इन ब्यूरोक्रेट्स के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब बहुत सारा करप्शन भी रुकता है और ऑनलाइन होने से पारदर्शिता भी बढ़ती है। तो ये चीज़ें हैं, सरकार ने काफ़ी इस पर आगे इनिशिएटिव लिया है, जिससे ये सारी चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं। एक शब्द आता है निजीकरण और दूसरा आता है विनिवेश। ये दोनों दो अलग शब्द हैं, लेकिन इसको जब मैं टॉपिक में आऊँगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो इतना हमको थोड़ा सा ये कैसे उदारीकरण इसमें हुआ, कैसे इसमें हुआ, ये थोड़ा सा मुझे समझाना था।
हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कल समझाऊँगा तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा इसका क्लू जानते रहें। यही एक टॉपिक मेरे बच रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको बता दूँ। अब मैं कल से फुल फ्लेजेड अपना सिलेबस शुरू करूँगा। मेरा यदि पढ़ाना आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मैं अभी, चूँकि मुझे रिक्वेस्ट आप लोगों से करना पड़ रहा है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को जानना चाहते हैं उनके पास शेयर भी करें। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आप भी मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और मुझे थोड़ा और उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा मुझे और सपोर्ट करें। और मुझे यदि अच्छे से सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहा तो मैं इकोनॉमिक्स के बाद बहुत अच्छे से मैं पूरी हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, जो उसका भी यूपीएससी और जो है यूपीपीसीएस, इन सारी चीज़ों से ही रिलेटेड होगा। मतलब मैं बहुत ही फुल फ्लेजेड उसको भी पढ़ाऊँगा, जैसे आप इस सब्जेक्ट को अभी पढ़ पा रहे होंगे, कंफर्टेबल हो रहे होंगे। थैंक यू, मुझे आप सपोर्ट करें, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।